गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में अपन ने बेस थ्योरम और उसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बर्नौली ट्रायल्स और बर्नौली, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बर्नौली प्रेक्षण। तो ये 16.5 का टॉपिक है। पहले हम 16.5 करेंगे, उसके बाद हम 16.4 करेंगे, क्योंकि 16.4 में 16.5 की हेल्प से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर बर्नौली ट्रायल्स होता क्या है, किसे हम बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले अपन। किसी भी यादृच्छिक प्रयोग में कोई भी परीक्षण या प्रेक्षण बर्नौली परीक्षण कहलाता है यदि any trial in a random experiment called Bernoulli trials if, एक बार दोबारा सुन लें आप इंग्लिश में, any trial in a random experiment called Bernoulli trials if any trial in a random experiment called Bernoulli trial if first trials are finite, परीक्षण परिमित हो, ये सब मैं आपको समझाऊंगा अभी। सेकंड, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, परीक्षण स्वतंत्र हो। थर्ड, देयर आर ओनली two outcomes. One is success and other unsuccess, फेलियर भी आप उसको बोल सकते हो। यहाँ दो परिणाम होंगे, दो परिणाम होंगे, एक सफलता तथा दूसरा असफलता। और लास्ट एंड फोर्थ, probability of success or unsuccess should be same in each trial. In each trial, प्रत्येक परीक्षण में सफलता और असफलता की प्रायिकता समान होनी चाहिए। तो हम देखेंगे, देखो, बर्नौली प्रेक्षण कोई भी यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक मतलब जिसको हम इच्छा से जो प्रयोग करते हैं अपन, में कोई भी परीक्षण बर्नौली परीक्षण कहलाता है
अगर ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इन कंडीशंस को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए कि पहला कि वो परीक्षण परिमित होना चाहिए, परीक्षण स्वतंत्र होना चाहिए, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, और उन परीक्षणों में, उन ट्रायल्स में 2 ही आउटकम होनी चाहिए, 2 ही परिणाम होने चाहिए, जिसमें से एक सफलता, एक असफलता, एक सक्सेस और एक अनसक्सेस, फेलियर। और लास्ट कि प्रत्येक परीक्षण में सफलता और असफलता की प्रायिकता सेम होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी सेम इन ईच ट्रायल, शुड बी सेम इन ईच ट्रायल। अब मतलब क्या है इस चीज़ का, जैसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको, कि कोई भी प्रयोग आप कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, जैसे आपने कॉइन को उछालना, एक कॉइन को टॉस करना, ध्यान से सुनना, एक कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, लेकिन उस कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, ये सब एक ट्रायल है, परीक्षण है, ये सब क्या है, एक ट्रायल है। तो कॉइन को उछालना, टॉस करना तो एक प्रयोग है, लेकिन कितनी बार उछाल रहे हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार, वो सब क्या है, एक ट्रायल है। तो कोई भी ट्रायल बर्नौली ट्रायल में काउंट होगी। पहली कंडीशन ये बता रही है कि वो फाइनाइट ट्रायल होनी चाहिए, वो परीक्षण परिमित होना चाहिए, इसका मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं, 10 बार, 20 बार, 30 बार, ये सब फाइनाइट होने चाहिए कि आप उसको काउंट कर सको। दूसरी कि वो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब, अगर आपने सिक्के को 1 बार उछाला है तो आपके जो भी प्रायिकताएँ आ रही हैं, लेकिन जब आप सिक्के को दूसरी बार उछालें तो इस दूसरे केस में जो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, जो प्रायिकताएँ आएंगी, वो पहली बार वाली प्रायिकताओं से इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं होगी, सह प्रतिबंधित प्रायिकता जो 16.1 में अपन पढ़ते थे उसका कोई यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो पहला तो कि हम उनको काउंट कर सकें, और दूसरा कि वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी अगर आप कॉइन को जैसे एग्जांपल के तौर पर हम माने कि 2 ही बार उछाल रहे हैं, तो पहली केस में जो आपने प्रायिकता आपके पास आई, वो दूसरे वाले केस की प्रायिकताओं से इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड कि यहाँ 2 ही आउटकम्स होंगे, जिसमें एक सक्सेस और एक अनसक्सेस, 2 ही परिणाम होंगे, एक सफलता और दूसरा असफलता। कहने का मतलब वही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कॉइन को उछाल रहे हैं, तो कॉइन को टॉस करने पर हेड और टेल आते हैं, ठीक है, तो हेड आना अगर सक्सेस है तो जाहिर सी बात है टेल आना अनसक्सेस हुआ। या दूसरा एग्जांपल लें कि एक बैग में रेड बॉल भी है, वाइट बॉल भी है, ब्लैक बॉल भी है, तो अगर रेड बॉल आना एक सक्सेस है तो ब्लैक और वाइट बॉल आना अनसक्सेस होगा। ये ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि आप ये फिक्स मान के चले कि 2 ही इवेंट्स होंगी। इवेंट्स कितनी हो सकती है, ये चीज़ें कितनी भी हो सकती है, लेकिन रिगार्डिंग उस ट्रायल के वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक सक्सेस और एक अनसक्सेस। कि अगर वाइट बॉल निकालनी है तो वाइट बॉल आना सक्सेस हो जाएगी, वाइट के अलावा कोई सी भी बॉल निकले, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वो सारी अनसक्सेस में काउंट होगी। तो इसका मतलब यही है कि 2 परिणाम होंगे, एक सफलता होगी और एक असफलता। और फोर्थ कि प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता समान होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी सेम इन ईच ट्रायल। कि जैसे आपने पहले केस में कॉइन को उछाला, अगर पहले केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, जो सक्सेस में काउंट हो रहा है अगर अपने, तो दूसरे केस में भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, तीसरे केस में भी 1/2 ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले में 1/2 हो गई, दूसरे में 1/4 हो गई, तो वो बर्नौली ट्रायल्स में काउंट नहीं होगा, बर्नौली परीक्षण में काउंट नहीं होगा। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही कोई परीक्षण, कोई ट्रायल बर्नौली ट्रायल में काउंट होगा। तो ये अपने बर्नौली ट्रायल की डेफिनेशन थी, कंडीशंस थी। इसमें जो सफलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता को अगर आपने स्मॉल पी से डिनोट किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी असफलता, अनसक्सेस की प्रायिकता अगर हम Q से लेंगे तो Q इक्वल होगा 1 - P के, यानी P
प्लस Q का सम कितना होगा, 1 होना चाहिए। यानी सफलता और असफलता, जो सक्सेस और अनसक्सेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन और उसके बेस पे अपन इस बर्नौली ट्रायल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई भी कॉइन है, उसको हम 10 बार टॉस कर रहे हैं। कितनी बार, 10 बार। तो कॉइन को हम 10 बार टॉस कर रहे हैं। तो कॉइन को टॉस करना तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, लेकिन कितनी बार कर रहे हैं, 10 बार। यानी 10 बार आपको ट्रायल करनी है। ये ट्रायल्स हुई अपनी, और कॉइन को उछालने पर हेड आना, अगर आप सक्सेस ले रहे हो उसको, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको पता एक बार होती है 1/2 हेड आने की। तो अनसक्सेस 1 - 1/2, वो भी 1/2 हो गई। कितनी हुई, 1/2। तो पहली कंडीशन कि आपके ट्रायल फाइनाइट होने चाहिए। पहला केस कि ट्रायल्स आर फाइनाइट, परीक्षण परिमित होना चाहिए, बिल्कुल है, 10 बार उछाल रहे हैं। सेकंड कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, परीक्षण स्वतंत्र होने चाहिए। परीक्षण क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। मतलब आपने पहली बार कॉइन को उछाला, टॉस किया, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो पहली बार में अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे मान लो हेड आ गया, क्या आ गया, हेड, तो दूसरी बार जब आप कॉइन उछालोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि पहली बार हेड आ चुका है तो नहीं, दूसरी बार अब हेड नहीं आएगा, दूसरी बार टेल ही आएगा। ऐसा नहीं होगा। पहली बार आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है, तो दूसरी बार में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तीसरी बार में भी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार भी हेड ही आएगा, या पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार अब टेल ही आएगा। यानी एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रहे। तो ये क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए, स्वतंत्र हुए। थर्ड केस कि दो ही परिणाम होंगे, दो ही आउटकम्स होगी, एक सफलता और एक असफलता। आप देख रहे हैं, हेड आना अगर सक्सेस है तो टेल आना अनसक्सेस है। और फोर्थ केस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी सेम इन ईच केस, प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता समान होनी चाहिए। सफलता की प्रायिकता समान होनी चाहिए। पहली बार हेड आने की 1/2 है, दूसरी बार आप उछालोगे तो भी 1/2 ही होगी, तीसरी बार उछालोगे तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो ये जो ट्रायल्स हैं अपने, वो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए ये केस बर्नौली ट्रायल में काउंट होता है। यानी कॉइन को टॉस करना बर्नौली ट्रायल है। कॉइन को टॉस करना क्या है, बर्नौली ट्रायल। लेकिन अगर एक दूसरा एग्जांपल लें अपन कि एक बैग है जिसमें रेड बॉल, लाल गेंद 4 है और ब्लैक बॉल 6 हो गई। लाल गेंद 4, ब्लैक बॉल, काली गेंद 6, टोटल हो गई। आपको पता ही है ये टोटल बॉल कितनी हो गई है, 4 और 6 10। दो इसमें आपको ये बोला कि इस बैग से आपको 3 बॉल निकालनी। कितनी, 3 बॉल। यानी बॉल निकालने का ट्रायल आपको 3 बार करना है। कितनी बार करना है, 3 बार। तो ट्रायल तो ये हुआ n = 3, जो ट्रायल हम बोल रहे हैं वो 3 होगा, 10 नहीं होगा। कितना होगा, 3। लेकिन ये जो ट्रायल है ये 2 कंडीशन के साथ करना आपको। पहला, प्रतिस्थापन के साथ, यानी विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, और एक बिना प्रतिस्थापन के, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब आप पहले, अगर अपन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें, पहला केस ले रहा हूं मैं प्रतिस्थापन के साथ, प्रतिस्थापन के साथ।
विद रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन के साथ मतलब विद रिप्लेसमेंट वाला ले रहे हैं अपन। तो जब हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, प्रतिस्थापन के साथ कर रहे हैं, तो किसी के भी साथ कर रहे हैं, अगर अपन पहले स्टार्टिंग में देखें अपन कि जब हम पहली बार प्रतिस्थापन के साथ कर रहे हैं, तो आपने जब बैग में हाथ डाला, एक बैग में ये बॉल्स हैं, तो रेड बॉल निकलने की बात करें तो रेड बॉल 4 है और टोटल बॉल 10 है। ये जब आपने पहली बार ट्रायल किया और प्रतिस्थापन हो रहा है। प्रतिस्थापन होने का मतलब आपने जो पहली बार में बॉल निकाली है वो वापस बैग के अंदर डाल दी है। अब जब दूसरी बार आप बॉल निकालोगे तो उस केस में आप ये देखोगे कि अंदर बॉल उतनी है, रेड भी उतनी है, ब्लैक भी उतनी है, क्योंकि आपने जो पहली बार में बॉल निकाली वो अंदर वापस रख दी है, तो दूसरी बार में भी अगर रेड बॉल की बात करें तो रेड बॉल 4 ही है और टोटल 10 ही है। ऐसे ही तीसरी बार में भी बात करें तो 4 ही होगी और टोटल 10 होगी। ऐसे हम रेड की जगह ब्लैक की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापन वाला हुआ, विद रिप्लेसमेंट हुआ, ये बर्नौली ट्रायल्स में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? बर्नौली ट्रायल्स में। क्यों काउंट होगा? क्योंकि ट्रायल आप 3 ही कर रहे हो, यानी फाइनाइट है। दूसरा केस कि ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। पहली बार में अगर रेड बॉल निकल सकती है तो ब्लैक भी निकल सकती है। थर्ड कि 2 ही परिणाम है, रेड ही निकल सकती है या ब्लैक ही निकल सकती है। फोर्थ कि सफलता की प्रायिकता निश्चित है। अगर आपने ब्लैक की बात कर रहे हो, रेड की बात कर रहे हो तो सब सेम है, ऐसे ब्लैक के भी क्या रहेंगे? सेम। लेकिन दूसरा जो केस है बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जैसे पहली बार आपने बैग में हाथ डाला और रेड की बात करते हैं अपन, तो रेड बॉल कितनी है? 4 और टोटल 10 है। लेकिन जब आपने पहली बार में जो रेड बॉल आपके हाथ में आ गई उसको आपको रिप्लेस नहीं करना है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब रिप्लेस नहीं करना है, बाहर ही रख लेना है। तो जब आप दूसरे केस में, क्योंकि 3 बार ट्रायल करनी है आपको, तो जब आप दूसरे केस में बैग में हाथ डालोगे और रेड बॉल निकालने जाओगे तो अब अंदर रेड कितनी हो गई? 3 और टोटल 9। तो क्या ये सेम है? क्या नहीं है। यानी पहली बार में जो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो 4/10 है और दूसरी बार में 3/9 है। जबकि हमने बात की थी बर्नौली ट्रायल्स में कि सक्सेस की प्रायिकता समान होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी सेम, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। यानी ये बिना प्रतिस्थापन वाला इवेंट, घटना, ट्रायल, ये बर्नौली ट्रायल नहीं होगा। यानी आप ये ध्यान करके हुए चलें कि बिना प्रतिस्थापन, विदाउट रिप्लेसमेंट वाले जो ट्रायल्स होंगे वो बर्नौली ट्रायल्स नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बर्नौली ट्रायल्स समझ में आया होगा। अब हम बर्नौली ट्रायल्स का यूज़ करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स की प्रायिकता बंटन क्या होता है बर्नौली ट्रायल्स का। तो ये हम नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली ट्रायल्स। जो अपना फार्मूला यहाँ से हमें मिलेगा जिससे हमें 16.5 करनी है बर्नौली प्रेक्षण का प्रायिकता बंटन। तो अभी अपन ने बात की थी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसमें जो ट्रायल्स होती है वो बर्नौली ट्रायल्स होती है। जैसे कॉइन को उछाला था अपन ने 10 बार या 3 बॉल निकाल रहे थे, तो कोई भी ट्रायल, जैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी प्रयोग में, माने कि हमने n बार ट्रायल किए। कितनी बार? n बार। और ये हमने बोला था कि बर्नौली ट्रायल अगर होगा तो 2 ही आउटकम्स होंगी, एक होगी सफलता, सक्सेस, और एक असफलता, अनसक्सेस, फेलियर। सफलता की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी अगर स्मॉल p है तो असफलता की होगी स्मॉल q, जो हमने वहाँ बात की थी। और इन दोनों का सम, p और q का सम कितना होता है? 1 होता है। तो n बार ट्रायल करी जिसमें 2 ही आउटकम हुए कि कुछ बार हमें सफलता मिली, कुछ बार असफलता मिली, सक्सेस मिली, अनसक्सेस मिली। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, अनसक्सेस की q। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हमें सफलता n में से r बार मिली है। कितनी बार? r बार। या बुक्स में आपको x दे रखा है तो आप x बार भी लिख सकते हैं कि आपको सफलता कितनी बार मिली है? x बार। कितनी बार? x बार। तो असफलता
कितनी बार मिलेगी, क्योंकि n बार आप उछाल रहे हैं, जैसे मान लो कॉइन को ही उछाल रहे हैं आप, तो n बार उछाल रहे हैं, x बार अगर आपको सक्सेस मिली है तो जाहिर सी बात है n माइनस एक्स बार आपको असफलता मिली। कितनी बार? n माइनस एक्स बार। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि n बार जब आपने ट्रायल करी तो उसमें x बार सफलता आने की प्रायिकता निकालें, x बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो वो इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, b इक्वल्स टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। यहाँ हम लिखते हैं कितनी बार आपको सफलता मिली है। जैसे 4 बार मिली है तो यहाँ 4 लिख देंगे, 5 बार मिली तो 5 लिख देंगे। जैसे अगर आपको r बार मिली है, कितनी बार? r बार सक्सेस आपको मिली है, तो यहाँ आ जाएगा एन सी आर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस r। ये है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, प्रायिकता बंटन बर्नौली प्रेक्षण का, जिसको अपन द्विपद बंटन भी बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम जनरली BNP से हम शो कर देते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, द्विपद बंटन को BNP से। यही फॉर्मूला इसका, NCX या NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। क्या मतलब है इसका? आप जनरली समझें इसको कि n बार आपने ट्रायल की है और r बार आपको सक्सेस मिली है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रायिकता P थी, तो सक्सेस r बार मिली तो उस पर r पावर हो गई, और असफलता क्योंकि n बार आपने किया है, r बार सक्सेस हुई तो n माइनस r बार अनसक्सेस हुई, तो अनसक्सेस पर n माइनस r पावर आ गई। इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं, द्विपद बंटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन 11th में पढ़ते थे बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। तो ये p प्लस क्यू की पावर n को जब हम एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला उसी से मिलता है। तो ये द्विपद अपना बंटन कहलाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन। इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ कि n बार आपने ट्रायल करी, r बार आपको सक्सेस मिली, तो ये आपको सक्सेस पर r पावर मिल गई क्योंकि r बार सक्सेस मिल रही थी, और अनसक्सेस पर n माइनस r पावर मिल गई। आपको सक्सेस मिली नहीं हो, आपको सक्सेस मिली नहीं हो तो x या r जो आप यहाँ रखना चाहें, तो r आपका 0 हो जाएगा या x 0 हो जाएगा, जो भी आप लिखना चाहें। अगर आपको एक ही बार सक्सेस मिली हो तो 1 हो जाएगा। मैक्सिमम आपको कितनी सक्सेस मिल सकती है? n तक, क्योंकि n बार आप ट्रायल कर रहे हैं। तो इन सब का सम px इक्वल्स टू 0, px इक्वल्स टू 1 प्लस px इक्वल्स टू 2 अप टू px इक्वल्स टू n, इन सब का सम कितना होता है? 1। ये भी आप ध्यान में रखें, जिसकी भी हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी कि कितनी भी बार आप ट्रायल करें, आप सक्सेस स्टार्ट करें कि आपको एक भी सक्सेस नहीं मिली है और आपको हाईएस्ट सक्सेस भी मिली है, तो 0 से लेकर हाईएस्ट सक्सेस तक की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 बार। कई बार क्या होगा कि हमें ये बोलेगा कि कम से कम एक सफलता आने की प्रायिकता ज्ञात करें, कम से कम एक बार सफलता आपको चाहिए। कि जैसे आपने एक कॉइन को 10 बार टॉस कर दिया, कितनी बार? 10 बार टॉस कर दिया, तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो कम से कम एक हेड आने का मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ज़्यादा हो सकते हैं 10 तक, क्योंकि आप 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो ये 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाएंगे हम। तो ये सारे हम इतने सारे निकालें, इससे अच्छा ये 0 वाले को ही 1 में से क्या करेंगे? माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इजी टॉपिक है, बस आप फार्मूला ध्यान रखना, और इस फार्मूले में कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ होगी वो आपको ध्यान में रखना है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बर्नौली ट्रायल वो होंगे, कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आप उसको कितनी बार करते हैं वो ट्रायल होंगे, और साथ के साथ उसकी 4 कंडीशन होंगी कि उसको आप काउंट कर सकते हो। सेकंड, कि वो ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, स्वतंत्र होंगे। तीसरा, वहाँ पर 2 ही आउटकम्स होंगे, एक सक्सेस और एक अनसक्सेस, एक सफलता और एक असफलता। और चौथा ये कि वो एक दूसरे
सक्सेस और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम होनी चाहिए। अगर पहले में 1/2 है सक्सेस की, तो दूसरे में भी 1/2 ही होनी चाहिए। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं असफलता की, और असफलता को Q से। सफलता और असफलता मिलकर प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो ये फार्मूला N, अगर आपको R बार सक्सेस मिल रही है तो NCR PR QN-R, P सक्सेस QN सक्सेस, R बार आपको सक्सेस मिली तो सक्सेस पर R पावर आ गई, तो N में से R निकला, N-R बार आपको अनसक्सेस मिलेगी। अब बेसिकली यहाँ NCR का क्या मतलब है? NCR आपने पढ़ा 11th में कि NCR डिनोट करता है आपके कॉम्बिनेशन को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और N-R। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे आप एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। कितनी बार? 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो आपकी ट्रायल 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि 3 में से 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें। अगर आप एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो हेड आना सक्सेस है, चित आना सफलता है। तो सफलता यानी चित आने की प्रायिकता 1/2 हो गई, और आपको यहाँ पता है कि टेल आने की भी 1/2 हो गई। तो आपको कितनी बार हेड चाहिए? 2 बार, यानी x हो गया आपका 2, n हो गया 3। तो आप सीधे यहाँ रख सकते हैं n की जगह 3, c और x या r की जगह 2, इस पर सक्सेस पर 2 पावर और अनसक्सेस पर 1 पावर। बर्नौली से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम देखते थे अपन स्टार्टिंग में कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड और लास्ट टेल टेल टेल। तो 3 हेड के लिए तो कॉम्बिनेशन यही हुआ, 3 हेड के लिए कॉम्बिनेशन यही हुआ, यानी 3 कॉम्बिनेशन हुए। तो इसको हम इसलिए कॉम्बिनेशन की हमें यहाँ ज़रूरत होती है, इसलिए NCR का यूज़ अपन करते हैं, क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं 3C2। 3C2 मतलब 3 आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ 3C2 की ज़रूरत पड़ती है। तो NCR का यूज़ यहाँ पर ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना एक बार वीडियो की हेल्प से। थैंक यू।